Hello everyone, welcome to my channel Competitive Chemistry class by Pradyumna Sachan. I am Pradyumna Sachan. This is chapter first, some basic concept of chemistry continue. लास्ट सेगमेंट में लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बताया था। ये जो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये लास्ट सेगमेंट में हमने स्टार्ट किया था और 5 लॉज में हमने 2 लॉज बताए थे। मल्टीपल प्रोपोर्शनल पहला बताया था और दूसरा बताया था गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये 2 लॉ जो हमने लास्ट सेगमेंट में बता दिए हैं वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज जो बचे हुए 3 लॉज हैं वो हम इस सेगमेंट में बताएंगे। तो इसमें एवोगैड्रो लॉ पहले है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 2 गैसेज ली, ऑल गैसेस, तो ऑल गैसेस हमने मान लीजिए 2-3 गैसेज ले ली। ऑक्सीजन ले ली हमने, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है, यहां पे और कोई गैस ले लो, मेथेन ले लो। इनका वॉल्यूम सेम है। एक कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम हमको सेम दिखाना है कि ऑलमोस्ट सिमिलर साइज में होने चाहिए। मान लीजिए 100 ml वॉल्यूम है, 3 कंटेनर, तीनों का वॉल्यूम सेम है। यह भी 100 ml और यह भी 100 ml, मतलब 100 ml ऑक्सीजन गैस है, 100 ml और 100 ml नाइट्रोजन गैस है, 100 ml मेथेन गैस है। तो इनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम है। अगर इसमें x पार्टिकल है, आपको पता है कि इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के ऑक्सीजन कंपाउंड बनता है। इधर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर के नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएंगे, इधर मेथेन के मॉलिक्यूल मिलकर के मेथेन के कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए x मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 100 ml में x मॉलिक्यूल हैं, तो नाइट्रोजन के 100 ml में भी x मॉलिक्यूल होंगे और मेथेन के 100 ml में भी x मॉलिक्यूल होंगे। तो फिर से ये लॉ देखते हैं। ऑल गैसेस, हमारे पास ये 3 गैसेज हैं, ऑल गैसेज कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है इन फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब अगर उनका वॉल्यूम अगर फिक्स्ड है, वॉल्यूम एक जैसा है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। ये लॉ है एवोगैड्रो लॉ। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन गैस है, इसका टेम्परेचर हो जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है इसका टेम्परेचर, और ये जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अलग अलग टेम्परेचर होगा तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का टेम्परेचर, कंटेनर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका भी 25 होना चाहिए, इसका भी 25 होना चाहिए, और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। इसका अगर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, इसका भी प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज कर दिया तो फिर जो है ये नियम फॉलो नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि 100 ml वॉल्यूम में फिर एक्स मॉलिक्यूल ही हो, है ना, फिर जो है चेंज हो जाएगा। ये फिर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल है, जो अलग अलग नंबर होंगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपने चेंज कर दिया तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। मतलब सेम वॉल्यूम में फिर ये सेम नंबर ऑफ पार्टिकल शो नहीं करेंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो नहीं करेंगे, अलग अलग शो करेंगे जो है। नेक्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल। ये लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल ये
बहुत सिंपल है, इजी है। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमने H2O लिया, वाटर, कोई भी मॉलिक्यूल लिया हमने, तो इसमें जो एटम का प्रपोर्शन है वो सेम रहता है। तो ये तो वैसे भी कुछ इसमें कुछ नहीं कहना, ये तो लॉजिकली बात है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होता है वो 2:1 होता है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। बुक में आपके लिखा हुआ मास, कि मास जो होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं। तो अगर एटम सेम प्रपोर्शन में होंगे तो मास भी सेम प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो मैं मास पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब जो है एटम पे ही बता रहा हूँ, जो है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, मतलब जो प्रपोर्शन होता है वो डेफिनाइट होता है। तो प्रपोर्शन डेफिनाइट है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा H2O। ऐसा नहीं कि आपने वाटर, अगर आपका ग्लेशियर का वाटर है तो उसमें प्रपोर्शन कुछ होगा, या एटमॉस्फेयर का वाटर है, एटमॉस्फेयर का जो मतलब वाटर वेपर होती है उसमें ये प्रपोर्शनल कुछ और निकले, या जो आपका घर का जो पानी है टैप वाटर, उसमें कुछ और प्रपोर्शन निकले, नदियों का पानी है उसमें कुछ और प्रपोर्शन निकले, तालाब का पानी उसमें कुछ और अलग प्रपोर्शन निकले। अगर ये प्रपोर्शनल चेंज हो जाएगा तो हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो है सभी में प्रपोर्शनल, जो जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन होगा 2:1 और उसका फार्मूला भी होगा H2O। सभी का फार्मूला H2O होगा। अगर ये प्रपोर्शन अगर चेंज हो जाएगा तो फिर वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, फिर वो मॉलिक्यूल ही अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन अगर 2:2 हो जाए, वाटर में होता है 2:1, और मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन जो है 2:2 हो जाए, तो हमारा ये मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा H2O2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये फिर वाटर नहीं रहेगा। तो ये जो बहुत ही लॉजिकल लॉ है, जो है मतलब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहता है, आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज और रिवाइंड करके लिखिएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लिखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन ए केमिकल रिएक्शन masses of reactants always equal to masses of products। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसमें रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा वाटर है, रिएक्टेंट हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम आपसे कहें कि हमारे पास 2 बैग हैं, एक बैग में 10 केला, 5 आम और 1 तरबूज है। एक थैले में 10 केला, 5 आम और 1 तरबूज। और दूसरा थैला भी हमारे पास, दूसरा बैग है, उसमें भी 10 केला, 5 आम और 1 तरबूज। तो दोनों के मास में, दोनों का मास मतलब जो है कैसा होगा, दोनों का मास सेम होगा, डिफरेंट होगा। तो दोनों का मास जो होगा वो सेम होगा। एक थैले में जो चीज़ें वही दूसरे थैले में सेम नंबर में, तो दोनों का मास भी सेम होगा। ऐसे यहाँ भी है, देखिए ये भी जो लॉ है वो बिल्कुल लॉजिकली है। अब इसको इस रिएक्शन को जैसे बैलेंस करें हम,
तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन इधर पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए। अब देखिएगा रिएक्शन उन्होंने बैलेंस कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन, हमने 4H लिख दिया, या इसको ऐसे लिख लो, H इक्वल टू 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, O इक्वल टू 2। अब प्रोडक्ट का देखें, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो जैसा कि एग्जाम्पल से बताया था कि एक बैग में मतलब जो है 10 केले, 5 आम और 1 तरबूज है, और दूसरे थैले में भी 10 केले, 5 आम और 1 तरबूज है, तो दोनों का मास, दोनों थैलों का मास सेम होगा, दोनों बैग का मास सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट का कंटेंट क्या है। रिएक्टेंट के कंटेंट में क्या है कि 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। प्रोडक्ट के कंटेंट में क्या है कि 4 हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, मतलब दोनों जगह जो है मतलब कंटेंट जो है वो सेम है। दोनों जगह कंटेंट सेम है तो दोनों का मास भी सेम होगा। ये भी जो लॉ है वो बिल्कुल लॉजिकली है, इसमें कोई नया सा नियम नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नया नियम नहीं है जो है, ठीक है ना। ये लॉजिकली मतलब ये लॉ है। अब इसका अगर मास निकालना है तो मास भी आप निकाल के देख लो। अच्छा, इससे पहले हम ये बता दें कि जैसे कोई कंटेनर है, कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मतलब जो है रिएक्ट हो रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है आप कहते हो कि रिएक्टेंट गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, और एक नई चीज़ बनती है। तो नई चीज़ बनती तो है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं, एटम वही होते हैं। कंटेनर के अंदर जो एटम होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। कोई नई चीज़ नहीं आती, एटम वही रहते हैं। जब प्रोडक्ट बनता है तब भी वही एटम होते हैं, बस वो एटम जो है वो रीअरेंज होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई क्ले है, मिट्टी है, उस मिट्टी से आपने शंकर जी की मूर्ति बना दी, शंकर जी की मूर्ति बना दी जो है। अब उसको क्या किया कि आपने उसको जो है फिर से उसको मतलब उसको जो है डिस्टर्ब कर दिया, मूर्ति को तोड़ दिया, मूर्ति को डिस्टर्ब कर दिया, और उसी मिट्टी से आपने अर्थ का ग्लोब बना दिया, अर्थ का शेप दे दिया। तो आपने क्या किया, केवल उसको रीअरेंज कर दिया। चीज़ वही है, आपने केवल रीअरेंज कर दिया। एक और एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये भी एक रिएक्शन है। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन होता है बेरियम क्लोराइड से। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम कराएंगे बेरियम क्लोराइड से, तो प्रोडक्ट बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और प्रोडक्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब कहने को आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो गए और 2 नई चीजें बनी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक है आप कह सकते हो कि नई चीजें बनी, पुरानी चीजें डिसअपियर हो गई, लेकिन ध्यान देना जो है, एक कंटेनर के अंदर आपने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में एटम कौन कौन से हैं, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम और क्लोरीन। इन्हीं का बस क्या होता है कि रीअरेंजमेंट हो जाता है। जब नए प्रोडक्ट बनते हैं, होते वही एटम्स हैं, वही रॉ मटेरियल वही है, एटम वही है, बस उन्हीं का रीअरेंजमेंट हो जाता है। देखिए कैसे, इधर क्या है, सोडियम सल्फेट के साथ में SO4 सल्फेट बोलते हैं, मालूम होगा, सोडियम सल्फेट के साथ में, और इधर क्या है, और सोडियम सल्फेट के साथ में, बेरियम क्लोरीन के साथ में। अब जब प्रोडक्ट बनते हैं तो इंटरचेंज हो जाता है, सोडियम चला जाता है क्लोरीन के साथ में और बेरियम आ जाता है सल्फेट के साथ में, तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो जो लेफ्ट, अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे
तो जो लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स होते हैं उतने ही राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम होते हैं, तो जो मास होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वो भी सेम होगा। आप जो है मास भी निकाल सकते हो, मास भी सेम ही आएगा। देखिए अब जैसे दो हाइड्रोजन है ना, तो दो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा 2u। आप मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें हमारा, उसको आप देखेंगे तो आपको जितने भी इसके बाद जितने भी ये टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत अच्छे समझ में आएंगे। दो हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 2u, 2 यूनिट, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 2 जा 4, यहाँ पे होगा 4u, यू नहीं, यू हम नहीं लिख रहे हैं, क्या खाली 4 लिख रहे हैं। और यहाँ पे है O2, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16u, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है O2 है, तो इसका हो जाएगा 32u। अब इधर देखिए यहाँ भी H2O में अलग से निकाल लेते हैं, दो हाइड्रोजन मतलब 2 और ऑक्सीजन 1 16, ये हो गया 18, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आ गया मतलब जो है 18u, और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो इसको आप जो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 36, इधर आ गया 36u। तो रिएक्टेंट का मास कितना है 32 + 4 36, और प्रोडक्ट का मास कितना है, प्रोडक्ट का मास भी 36 ही है। आप एक और एग्जाम्पल ले लें, आप और कोई एग्जाम्पल ले लें। मेथेन की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, मेथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इधर कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन है 4, इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, इधर ऑक्सीजन है 2 + 2 4 है, इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन भी है 4। राइट हैंड साइड भी कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन भी 4 है। ठीक है, तो वही वाला एग्जाम्पल, अपना फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल कि एक बैग में 10 केले 5 आम और 1 तरबूज है, दूसरे थैले में भी 10 केले 5 आम 1 तरबूज है, दोनों का मास सेम आएगा। यहाँ भी वही है, रिएक्टेंट में एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, और प्रोडक्ट में भी एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो दोनों साइड का मास सेम आएगा। आप मोल कॉन्सेप्ट से भी इसका मास निकालोगे तब भी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से सेम आएगा। अब निकाल लीजिए आप कार्बन मेथेन, आप खुद निकालिए, मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकालिए वीडियो पॉज करके। इसका आएगा 16 और ये आ जाएगा आपका 64, 2O2 का हो गया 32, ये आ गया 64, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 और इधर आ जाएगा 36, तो इधर 64 और 16 कितना आ गया 80u। रिएक्टेंट का मास आ गया 80u और प्रोडक्ट का भी मास आ गया 80u। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, तब भी जो है सेम आ रहा है। और वैसे भी लॉजिकली आप देखोगे नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम है तो उसके हिसाब से भी जो है मास दोनों साइड का सेम है। तो हमारा ये ला क्या कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन masses of reactants always equal to masses of products। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो आज के लिए फिर इतना, इस वीडियो में इतना ही। तो एक ये वीडियो है, इससे पहले वाला जो पार्ट है इन दोनों को मिला के आप देखिएगा, दोनों वीडियो को मिला करके
लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पूरा होता है। और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए।